हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जैसा कि हमने बात की कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम हर तरीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो चाहे आपके यूजीसी नेट में पूछे गए हों, एलटी ग्रेड में पूछे गए हों, DSSB में, इवन बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। तो यहाँ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अलग अलग एग्जामों का डिस्कस करेंगे, वो आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। आज का जो सेशन है वो है आपका एलटी ग्रेड का जो एग्जाम 2018 में हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि जो अदर क्वेश्चंस आने की उम्मीद है वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिएगा देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरा क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर जो पहला आपसे पूछा गया है वो क्या है? टाइलिन की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट के पाचन विभाजन की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्रम अरेंज करना है, ठीक है। एंड जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं आपके इथ्रोडेक्स्ट्रिन, सेकंड है आपका आइसोमाल्टोज, थर्ड है आपका बॉइल्ड स्टार्च यानी उबला हुआ स्टार्च, फोर्थ है आपका एक्रोडेस्ट्रिन एंड फिफ्थ है आपका सॉल्युबल स्टार्च यानी घुलनशील स्टार्च। अब इसको आपको क्रम में अरेंज करना है। नीचे आपके कोड दिए हुए हैं, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर 31 से स्टार्ट है, वहीं आपका एलटी का भी 21 दिसंबर को है। तो यानी आपके लिए ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता ताकि आपको एक ट्रेंड का पता चले। कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो जब रिपीट होने के चांसेस होते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है नंबर गेन करने का, तो इसलिए भी करना चाहिए। यहाँ जो आपका सीक्वेंस लगेगा वो सबसे पहले क्या होगा, आपका बॉइल्ड स्टार्च, ठीक है। देन उसके बाद आपका होगा सॉल्युबल स्टार्च यानी घुलनशील स्टार्च, सेकेंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे आपका होगा इथ्रोडेक्स्ट्रिन, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर पे होगा वो होगा आपका एक्रोडेक्स्ट्रिन एंड जो आपका फिफ्थ है वो है आपका आइसोमाल्टोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा, यानी 35142 35142 है आपके ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे आपका बॉइल्ड स्टार्च दिया हुआ है यानी उबला हुआ जो स्टार्च है, स्टार्च को उबालने से यह जेलेटिनाइज हो जाता है और टाइलिन द्वारा आसानी से पचने योग्य हो जाता है। सॉल्युबल स्टार्च की बात करें तो ये जो आपका टाइलिन उबले हुए स्टार्च को घुलनशील स्टार्च में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन की बात करें तो हाइड्रोलिसिस से ऐसे डेक्स्ट्रिन बनते हैं जो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आपके एक्रोडेक्स्ट्रिन की, तो यहाँ पे डेक्स्ट्रिन बनते हैं जो आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देते। आपके एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन में आपके आयोडीन रेड कलर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कलर नहीं हो रहा है। आइसोमाल्टोज की बात करें तो टाइलिन की क्रिया का अंतिम उत्पाद है, ये एक क्या है, डाइसेकेराइड है, याद रखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में देखें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलान से रिलेटेड है, आपको मिलान करना है। तो एक तरफ है ल्यूकोसिन, बी है आपका मायोग्लोबिन, ठीक है, सी है आपका लैक्टोएल्ब्यूमिन, ये जो आपके प्रोटीन किसमें पाई जाती है, आपका है सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। मांसपेशी, दूध, लसिका, गेहूं, या फिर जो आपका फिफ्थ ऑप्शन है वो है एग वाइट यानी अंडे का जो सफेद हिस्सा है। बताइएगा इसका मिलान आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इनमें से कई क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, जैसे आपका जो ऑप्शन सी है लैक्टोएल्ब्यूमिन काफ़ी दिया जाता है, ठीक है। तो लैक्टो जो एल्ब्यूमिन है वो कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, याद भी हो चुका होगा अभी तक हमें। तो यहाँ अगर मैं मिलान के थ्रू बात करूँ तो जो आपका ल्यूकोसिन है उसको हम मिलाएंगे आपके गेहूँ से, ठीक है। आपका मायो जो आपका एल्ब्यूमिन है उसको हम मिलाने की कोशिश करेंगे आपका मसल से यानी मांसपेशियों से। लैक्टो एल्ब्यूमिन जो है आपका वो है मिल्क से रिलेटेड यानी दूध से, और वो आपका जो ऑप्शन डी है यानी सीरम एल्ब्यूमिन वो है आपका लसिका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, क्रम लगने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4123 होगा आपका, 4123 है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है।
थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है ल्यूकोसिन, जो कि है आपका गेहूं का प्रोटीन। ये एक वनस्पति प्रोटीन होता है जो गेहूं के दाने में पाया जाता है, ठीक है। और ये ग्लूटीन का हिस्सा होता है जो आटे की लोच और फैलाव की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने का काम करता है, एक तरीके से नरम बनाता है, ठीक। वहीं अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें, मायोएल्ब्यूमिन की बात करें, तो वो है मांसपेशियों का प्रोटीन, ठीक है। जो मांसपेशियां पाई जाती है, उसके जो आपके निर्माण है, उनकी जो मरम्मत है, और एक तरीके से ऊर्जा भंडारण में भी हेल्प करता है। तो कई बार क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं है, कम मात्रा में है आपके शरीर में, तो उसकी जगह जो प्रोटीन है वो ऊर्जा देने का कार्य कर देता है, ठीक है, चलेगा। लैक्टोएल्ब्यूमिन की बात करें, जो कि आपका दूध का प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, जो एक तरीके से शरीर को जो ज़रूरी अमीनो अम्ल हैं वो प्रदान करता है, साथ में जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ाता है, और कोशिकाओं की वृद्धि में भी क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है। तो ये आपके लैक्टोएल्ब्यूमिन का कार्य है। और स्तनपान के जो स्टार्टिंग डेज है उसमें भी एक विशेष प्रोटीन का काम ये करता है। सीरम एल्बुमिन की बात करें, जो कि आपकी रक्त लसिका का प्रोटीन है, तो ये एक रक्त प्रोटीन है जो प्लाज्मा और लसिका में पाया जाता है। आपके हार्मोन, विटामिन, दवाइयाँ आदि जो हैं वो रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ये क्या करता है, मदद करता है। इसकी कमी से एक्चुअल में शरीर में सूजन, या एक तरीके से आप कह सकते हैं जल का असंतुलन हो जाना, यानी जल में एक बैलेंस न बनना, वो सारी चीज़ें, वो सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इसकी कमी की वजह से। अब देखिएगा यहाँ पे आपको मैच करना है, तो मैच द न्यूट्रिएंट्स इन फर्स्ट, आपका जो लिस्ट फर्स्ट है विद देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स इन लिस्ट सेकेंड, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक। यहाँ देखिएगा ये लिस्ट दी हुई है, तो एक तरफ है आपका टोकोफेरोल, बी है आपका कैल्सिफेरोल, सी है आपका इंकुराइन, एंड डी है आपका रेटिनो, ठीक है। वहीं दूसरी ओर ऑप्शन ए है एंटीराकाइटिक, जो आपका कारक है, एंटीस्कोब्यूटिक कारक है, एंटीस्टेलेटिक कारक है, और आपका फोर्थ है एंटी न्यूरेटिक कारक, एंड जो आपका फिफ्थ है वो है आपका आपका जीरोथाल्मिक कारक। तो ये आपको मैच करना है, ठीक है। इतना मैं छोटा कर देती हूँ, अब बताइएगा इसको आप मैच कैसे करेंगे। जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके जो आपके डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं उनसे आपको मैच करना है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम बात करें आपके टोकोफेरोल की, तो टोकोफेरोल को मैच करेंगे थर्ड से। थर्ड आपका ये है, ठीक है, एंटीस्टेलिटिक जो आपका कारक है उससे मैच करेंगे। कैल्सिफेरोल को हम मैच करेंगे आपका एंटीराकाइटिक कारक से, ठीक है, फर्स्ट से मैच करेंगे, ये आपका फर्स्ट है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें आपके इंकुराइन की, तो इंकुराइन को हम मैच करेंगे आपके फोर्थ से, यानी एंटी न्यूरेटिक कारक से। एंड जो आपका फिफ्थ है, मतलब डी है आपका रेटिनो कारक, तो रेटिनो को हम मैच करेंगे आपके 5 से एंटीरोजेराथाल्मिक आपका जो कारक है उससे मैच करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है 3, 1, 4, 5। सो ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है बांझपन रोधी कारक, जो प्रजनन क्षमता बनाए रखता है, ठीक है, जो कि आपकी विटामिन ई सहायक है। वहीं अगर बात करें एंटी रेचिटिक आपका जो कारक है वो रिकेट्स से बचाता है, जो कि विटामिन डी डिफिशियंसी से होता है, जिसे हम रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। और ये हड्डियों को भी क्या करता है, मजबूती देता है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें आपके एंटी न्यूरोटिक जो आपका कारक है वो बेरी रोकता है, यानी बेरी आप जानते हैं विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, तो उसको रोकता है और नसों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। वहीं अगर हम बात करें आपका एंटी जीरोथाल्मिक जो आपका कारक है वो आंखों की रोशनी के लिए, जो कि आपका विटामिन ए सहायक है आंखों की रोशनी से रिलेटेड, जिसकी कमी से आंखों की रोशनी में प्रभाव पड़ता है। और वहीं आपका है त्वचा की रक्षा करना, तो ये क्या करता है, त्वचा की रक्षा भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, पूछा गया था निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए।
दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और दोनों स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जैसे पहला है कि प्रसव के आरंभिक 3 दिनों में स्त्रावित तरल पदार्थ को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा है उच्च प्रोटीन मात्रा मुख्य रूप से आपका ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति के कारण होती है। तो बताइएगा इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, ना ही 1 ना ही 2। सो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा अभी जो हम लोग होम साइंस की लगातार सीरीज कर रहे हैं, और ऐसा मत सोचिएगा कि जो हम लोग टीजीटी स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं वो हम बंद कर देंगे। वो लगातार जो आपकी 100 सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू तरीके से चलेगी। पेपर 1 भी यूजीसी नेट का हम कवर करेंगे। सो बस अगर मुझे एक दिन में 2 क्लासेस भी लानी पड़े तो मैं लाऊंगी, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि होम साइंस आपको लगातार मिलता रहे, जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। और हर तरीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में चाहे जहाँ पे पूछे गए हों क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड से लगा के हर तरीके के करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको मदद मिलेगी उससे भी। सो यहाँ अगर हम बात करें जो आपका लिखा है पहला कि प्रसव के आरंभिक 3 दिनों में स्त्रावित जो प्रथम तरल है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, करेक्ट है आपका। सेकेंड है उच्च प्रोटीन मात्रा मुख्य रूप से आपका ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बोथ, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आपके दोनों करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो देखिएगा कोलेस्ट्रॉल को पहले दूध या फर्स्ट मिल्क कहा जाता है। यह है आपके जो प्रसव के बाद पहले 2-3 दिन तक माँ के, माफ कीजिएगा, स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा पीला रंग का क्या होता है, द्रव होता है, ठीक। यहाँ पे आप याद रखेंगे पहली बात तो प्रोटीन तो होता ही है, साथ में आपका जो ग्लोब्यूलिन है वो, और उसके साथ साथ विटामिन ए, खनिज आपके पदार्थ और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जो एक तरीके से बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देते हैं, संक्रमणों से सुरक्षा भी देते हैं। यहाँ याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल में फैट और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका इम्यूनोग्लोबिन है उसकी उपस्थिति के कारण बच्चों में क्या है, संक्रमण से एक तरीके से बच्चों को सुरक्षा होती है, क्योंकि वो 6 मंथ तक माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। इस वजह से ज़रूरी है कि माँ के दूध में उसे संपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वो सारी चीज़ें प्राप्त हो, अब वो होती भी हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। तो ये जो आपके दिए हुए हैं 5 स्टेटमेंट, जैसे पहला है कि विकास विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ आपको नोटिस करना है क्या स्पेसिफिक टू जर्नल होता है या जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देन है विकास अवस्थाओं से अग्रसर होता है। थर्ड है आपका विकास अप्रत्याशित होता है, ठीक है, यानी अनप्रेडिक्टेबल। फोर्थ है विकास एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है, और फिफ्थ है आपका विकास परिवर्तन का अनुसरण करता है। तो बताइएगा कौन से स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड आपका फिफ्थ, फर्स्ट एंड 3 एंड 5, या फिर 3। सो बताइएगा कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, वो आपको बताना है। सो यहाँ पे हमें गलत आंसर चूज करना है, जो कि आपके जो ऑप्शंस होंगे वो पहली बात तो आपका फर्स्ट है, ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है विकास जो है विशेष से सामान्य की ओर होता है, जबकि स्पेसिफिक टू जर्नल नहीं बल्कि जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, यानी विशेष से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशेष होता है। सो इसलिए आपका ये गलत है। एंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ विकास अप्रत्याशित होता है, यानी अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि ये क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, आपका अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है एंड ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका गलत है, और गलत ही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन जो आपका बी होगा वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड।
देखिएगा यहाँ मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन दी है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, बाद में उंगलियों पर नियंत्रण उसका कायम होता है। मतलब बच्चा कोई भी देखो चीज़ उठाएगा तो पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करना शुरू करता है, धीरे धीरे फिर वो अपने अंगूठे, इंडेक्स फिंगर वगैरह इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। विकास हमेशा निश्चित क्रम अवस्थाओं से गुजरता है। विकास प्रिडिक्टेबल होता है, ना कि अनप्रिडिक्टेबल, ठीक। चलिएगा, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर और सिलर, बी है मैकडूगल, सी है स्टेनले हॉल और डी है आपका ग्रॉस। तो खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, रिपीटेशन थ्योरी ऑफ गेम। सो यहाँ देखो, केवल गेम हम आनंद के लिए नहीं करते हैं, केवल इंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि फिजिकली और मेंटली रूप से भी गेम हमें स्ट्रांग बनाता है। आप देखते हैं जो स्टूडेंट गेम खेलते हैं या जो लोग भी गेम खेलते हैं उनका माइंड बड़ा शार्प होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी भी उनमें काफ़ी डेवलप हो जाती है, फिजिकली रूप से स्ट्रांग रहते हैं। तो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो नेचुरल सी बात है, अगर शरीर स्वस्थ रहता है, स्फूर्ति रहती है, तो माइंड भी आपका काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो यानी इनके जो हैं खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके स्टेनले हॉल। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलेगा, ये है रिपीटेशन थ्योरी ऑफ प्ले, आपका किसने दिया है, स्टेनले हॉल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है सूती रेशा, बी है ऊनी रेशा, सी है नायलॉन रेशा और डी है सिल्क रेशा। तो देखिएगा, एग्जाम हमेशा बैलेंस में बनाया जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्ट होंगे, और कई बार होता है कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ही हम नहीं कर पाते, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन तो हम कर भी लेते हैं सूझबूझ के साथ, थोड़ा समझ बना के, लेकिन कई बार ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने में भी कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है कि इसका एक्चुअल में जो आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मेडुला की उपस्थिति है वो किसकी विशेषता है, इसका करेक्ट आंसर है वूल फाइबर, यानी ऊनी रेशा। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि और भी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। तो मेडुला रेशे के अंदर एक केंद्रीय नलिका जैसी संरचना होती है, और यह केवल प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर जैसे आपका रेशा है, आपके बाल हैं, उसमें पाई जाती है, वूल और हेयर में पाई जाती है, याद रखिएगा। कॉटन और सिल्क सेलुलोजिक फाइबर हैं जिसमें मेडुला नहीं होती है। उसके साथ साथ आपका नायलॉन में भी मेडुला नहीं होती है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। यानी एक तरीके से याद रखिएगा, कॉटन, सिल्क और नायलॉन में आपका मेडुला उपस्थित नहीं होता है। आपका जो मेडुला होता है वो आपके वूल में है, आपके हेयर में है, उसमें होता है। चलिएगा, अब यहाँ पे भी आपको मैच करना है, तो लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल में आपको दिक्कत हो सकती है मैच करने में, क्योंकि दूसरी चीज आपकी सेकेंड पेज पर है, बट डोंट वरी, हम कर लेंगे। पहला है अवशोषण क्षमता मुड़ना, बी है आपका इलास्टिक रिकवरी, सी है आपका रेजिलियंसी एंड डी है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। एंड जो आपका लिस्ट सेकेंड है उसमें दिया हुआ है फर्स्ट में बिना टूटे झुकना, लचीला होना, ठीक है। सेकेंड है संपीड़ित होने के बाद अपने मूल मान पर वापस आना। थर्ड है आपका छिद्रों के भीतर तरल पदार्थों को आकर्षित करने और रोकने के लिए। एंड फोर्थ है आपका तनाव के बाद अपनी मूल लंबाई तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मैच करें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको, तो देखो, अगर यहाँ हम बात करें स्टूडेंट आपके अवशोषण क्षमता, एक तरीके से मुड़ना, अवशोषण क्षमता आप बस कर लीजिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसका जो आपका मिलान होगा वो होगा थर्ड से, यानी छिद्रों के भीतर तरल पदार्थों को आकर्षित करने और रोकने के लिए, ये आपका ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। वहीं अगर हम सेकेंड की बात करें, जो आपका इलास्टिक रिकवरी दिया हुआ है ऑप्शन बी, उसको हम मैच करेंगे आपका
ऑप्शन 4 से यानी तनाव के बाद अपनी मूल लंबाई तक पहुंचने के लिए, ये आपका बी होगा, ये आपका ए होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका रेजिलेंसी, आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो है आपका संपीड़ित होने के बाद अपने मूल मान पर वापस आना, ये आपका ऑप्शन सी है। एंड जो डी है बिना टूटे झुकना, लचीला होना, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है, ये आपका डी होगा। तो यहाँ देखो हमने देखा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, यहाँ ऑप्शन बी है, यहाँ ऑप्शन सी है और यहाँ आपका ऑप्शन डी है। इस तरीके से आपका क्या है सही आंसर होगा। सो राइट आंसर है आपका 3 4 2 1 जो कि है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लो थोड़ा सा और। अवशोषण क्षमता मतलब रेशे की वह क्षमता जिससे वह तरल पदार्थ को अपने छिद्रों में क्या कर सके, रोक सके, जो कि आपके मैंने बताया। इलास्टिक रिकवरी, रेशा खींचने या तनाव के बाद अपनी मूल लंबाई तक एक तरीके से लौट आता है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी आपको देखने को मिले हैं। सो क्वेश्चन है आपका कपास रेशे के निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। तो कपास रेशे के निर्माण की जो प्रोसेस है उसको आपको क्रम में अरेंज करना है। जैसे आपके ऑप्शंस हैं कॉम्बिंग यानी कंघी, ठीक है, और सेकंड है कल्टीवेशन खेती, थर्ड है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग यानी खोलना और सम्मिश्रण करना, फोर्थ है आपका गिनिंग एंड बॉन्डिंग यानी ओटना और बंधन, फिफ्थ है आपका स्पिनिंग यानी कताई, सिक्स है आपका सिल्वरिंग एंड सेवंथ है आपका कार्डिंग। तो नीचे आपके कोड दिए हुए हैं, आपको अरेंज करना है। मैं अगर ऐसे दिखा दूं तो शायद आपको कोड भी दिखेंगे और आप अरेंज भी कर पाएंगे। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी में ही आपका करेक्ट आंसर है, तो इसी में से ढूंढ लो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट समझ में आ रहा है तो पहले आप उसको साइड कर दो ताकि आपको थोड़ा सा आराम लगे, आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। एंड अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट चेक कर पा रहे हो तो आप आंसर के काफी करीब पहुंच सकते हो, थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो इस तरीके के प्रश्न आपके यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि और थोड़ा सा आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले तो कोई चीज होगी खेती से स्टार्ट होगी, कल्टीवेशन आपका सबसे पहले होगा। देन उसके बाद आपका होगा ओटना और बंधन सेकेंड में, यानी गिनिंग एंड जो आपका बॉन्डिंग है वो आपका आएगा। थर्ड पे फिर आपको उसको होगा खोलना यानी ओपनिंग करना, सम्मिश्रण करना, ठीक है, आपका थर्ड पे आएगा। थर्ड के बाद अगर हम बात करें तो आपका कार्डिंग होगा यानी कंघी करना, फोर्थ ऑप्शन। कंघी करने के बाद आप कॉम्बिंग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में भी आपको ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि पहले होगा कार्डिंग देन होगा आपका कॉम्बिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होने वाला है आपका, उसके बाद आपका सिल्वरिंग होगा 6 नंबर पे एंड 7 नंबर या जो आपका लास्ट है वो होगा आपका स्पिनिंग यानी कताई। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि कल्टीवेशन एंड जो आपका स्पिनिंग है वो फर्स्ट एंड लास्ट में आने वाले हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 4 3 7 1 6 5 आपका राइट आंसर है। सो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने बात की आपकी कल्टीवेशन की यानी खेती की बात की, तो कपास पौधे की बुआई और फसल तैयार करना है। देन उसके बाद आपका होगा ओटना यानी रेशों को बीजों से क्या करना, अलग करने का काम। उसके बाद खोलने और मिश्रण करना यानी विभिन्न जो रेशे हैं उनको खोलना और समान रूप से मिलाना। उसके बाद आपका होगा कार्डिंग यानी कंघी करना, रेशों को समान दिशा में व्यवस्थित करना। फिर होगा आपका कॉम्बिंग कंघी। तो देखो कई बार हिंदी में आपको ऐसे वर्ड दिख सकते हैं जो आपको सेम सेम लगेंगे, इसी वजह से आपको इंग्लिश थोड़ा सा देखनी चाहिए ताकि आपको क्लियर रहे। छोटे रेशे और जो भी अशुद्धियां हैं उनको हटाने का काम। सिल्वरिंग करना, ठीक है, पतले एक तरीके से रेशे बनाना। देन उसके बाद होगा आपका कताई स्पिनिंग यानी रेशों को धागों के रूप में चेंज करना। अब अगर आप चाहते हो कि इसको मैं और शॉर्ट तरीके से आपको बताऊं ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें, तो ये रहा। इसमें क्या होगा कि अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अरेंज इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं पता होता हमें कि एक्चुअल में ये इसका मतलब क्या है। तो कल्टीवेशन खेती तो जानते हो भाई, पौधे उगाने के काम। देन उसके बाद गिनिंग ओटना यानी बीज को अलग करने का काम। देन ओपनिंग यानी रेशों को खोलना, ओपन करना।
उसके बाद कार्डिंग होगा, समान दिशा देना। देन उसके बाद कॉम्बिंग होगा, यानी कंघी करना, यानी छोटे रेशे निकालना और जो अशुद्धियां हैं उनको हटाना। उसके बाद सिल्वरिंग यानी पतला रूप बनाना और लास्ट में क्या होगा, कताई यानी धागा तैयार करना। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम क्या है कि आप वो पढ़ते नहीं। बाकी मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है कर लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू ही पता चलता है, जो कि है होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला। मैं उसको आपके जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसमें भी मेंशन कर दूंगी, उसके साथ साथ जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्त्र रेशों के सामंजस्य गुण में कौन से अपर्दन योगदान देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। वस्त्र रेशों के सामंजस्य गुण में कौन से अपर्दन योगदान देते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है, रेशों की बारीकी एवं सतह की प्रकृति। सेकेंड है, लंबाई एवं कसकर बटाई से दबाव। एंड यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, ना ही 1 ना ही 2, बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी रेशो की बारीकी एवं सतह की प्रकृति। ऑप्शन जो सेकेंड है वो आपका गलत है, तो ओनली 1 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। तो रेशो का आपस में चिपकना एक तरीके से एकजुटता कहलाता है, और ये निर्भर किस पर करता है, आपकी रेशो की बारीकी पर निर्भर करता है, उसके साथ साथ जो आपकी सतह की प्रकृति है एंड आपका ट्विस्ट और दबाव पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मदद मिलेगी क्लियर करने में। सूत निर्माण की अवस्थाओं का क्रम लिखिए। तो पहला ऑप्शन है ड्राइंग आउट, बी है कॉम्बिंग, थर्ड है आपका रोविंग, फोर्थ है आपका स्पिनिंग एंड फिफ्थ है आपका कार्डिंग। ठीक है, कार्डिंग आपका फिफ्थ है। तो यहाँ पे अगर मैं कार्डिंग आपको लिख दूं तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार नीचे आपको नहीं देखना पड़ेगा। कार्डिंग इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश तो हमारी अलग ही जाएगी, बोलो पूरा पेज ही भर गया। कोई बात नहीं, बताइएगा सूत निर्माण की अवस्थाओं का जो क्रम है वो कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, कार्डिंग। ठीक है, कार्डिंग आएगा। अब कार्डिंग के बाद इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डिंग के बाद क्या चीज आएगी, जो हमने सॉल्व किया था उससे हमें थोड़ा सा पता चल रहा है। कार्डिंग के बाद होगा आपका कॉम्बिंग। ठीक है, कॉम्बिंग के बाद आपका आएगा ड्राइंग आउट थर्ड पे, ड्राइंग आउट के बाद आपका होगा रोविंग फोर्थ नंबर पे एंड फिफ्थ आपका आएगा स्पिनिंग। इस तरीके से आपका क्या लगेगा, क्रम लगेगा। मैं फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले आपका कार्डिंग होगा, कार्डिंग के बाद आपका आएगा कॉम्बिंग, कॉम्बिंग के बाद होगा आपका ड्राइंग आउट थर्ड पे, देन उसके बाद आपका होगा फोर्थ पे रोविंग एंड फिफ्थ आपका होगा स्पिनिंग। तो इस तरीके से आपका क्रम लगने वाला है। सो राइट आंसर है 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4 है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यस, कार्डिंग रेशो को समांतर बनाना, कॉम्बिंग छोटा जो रेशा है उसको निकालना और रेशो को चिकना करना, जो अशुद्धियां हैं उनको हटाना, ड्राइंग आउट रेशो को लंबा बनाना और सामान बनाना, रोविंग मतलब थोड़ा ट्विस्ट देकर पतले धागे बनाना, और लास्ट में स्पिनिंग यानी अंतिम धागा तैयार करना। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया है ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, शॉर्ट फॉर्म में भी आप मेंशन कर सकते हैं। कार्डिंग रेशो को सीधा करना, कॉम्बिंग छोटे रेशे निकालना, ड्राइंग आउट लंबा बनाना, 4 है रोविंग हल्का ट्विस्ट देना, और 5th है स्पिनिंग यानी धागा बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने। पूछा गया है रेशे की उस क्षमता जिसमें दबाने के बाद वह अपनी मूल आयतन पर वापस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब अगर आप दबाएंगे भी तो भी अपनी वो मूल आकृति जो है उसकी, उस पे वो वापस आ जाएगा वैसा का वैसा। लचीलापन, बी है प्रत्यास्था, सी है लचक और डी है तनाव सामर्थ्य। तो रेशे की वह क्षमता जिसमें दबाने के बाद वह अपनी मूल आयतन पर वापस आ जाता है, सो उसे कहा जाता है आपकी लचक।
ठीक है, जैसे आप ऊन को भी देखते हैं दबाने के बाद वैसा का वैसा फूल जाता है, सो आप उससे याद रख सकते हैं। तो यहाँ जब कोई कपड़ा दबाने के बाद फिर अपनी फुलावट या उभार पा लेता है तो उसे कहते हैं आपका लचक, और जैसे आप ऊन दबाने के बाद फिर वो वैसे वैसे फूल जाती है, सो इससे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है अपहोल्स्ट्री, ठीक है, अपहोल्स्ट्री का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। फर्नीचर को कवर करने में, बी है फर्श को कवर करने में, सी है बिस्तर को कवर करने में, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो जो अपहोल्स्ट्री है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फर्नीचर को कवर करने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो देखो, फर्नीचर को सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए उस पर हम कपड़ा, फोम और कुशन कवर लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपहोल्स्ट्री कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग एजेंट जो कि किस नाम से जाना जाता है, जेवेल वाटर। ठीक है, तो जो आपका ब्लीचिंग एजेंट है जो जेवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रो पेरोक्साइड, बी है सोडियम परबोरेट, सी है पोटेशियम परमैंगनेट, डी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। बताइएगा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है। तो ब्लीचिंग एजेंट जो जेवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है वो क्या है। सो यहाँ पे वो जो है आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये है आपका एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसका रासायनिक नाम है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ये क्या करता है, ये कपड़े को सफ़ेद करने और जो दाग वगैरह होते हैं उनको हटाने का ये काम करता है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, उच्च मोड़ वाली सूत में मोड़ की संख्या होती है 0 से 3 मोड़ प्रति इंच, 3 से 7 मोड़ प्रति इंच, 7 से 12 मोड़ प्रति इंच एंड 12 से 15 मोड़ प्रति इंच। तो ये क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड 2018 में पूछे गए हैं, और देखो एक साथ हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इसके और भी सेशन होंगे जिसके थ्रू हम ये जो आपकी एलटी ग्रेड है इसके जो 2018 में प्रश्न पूछा गया है उसको कवर करेंगे। उसके साथ साथ नेट के भी अब मैं क्वेश्चन लाने वाली हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, ऑलरेडी हमने DSSB के क्वेश्चन किए हैं और भी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ये जो है इसकी मैं अलग से ही प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें केवल आपको जितने भी अब तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं या आगे जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो आपकी प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप लगातार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका 7 से 12 मोड़ प्रति इंच। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ ये याद रखिएगा, जैसे आपका पूछा जाता है लो ट्विस्ट यानी 0 से 3, मीडियम ट्विस्ट की बात करें 3 से 7 और हार्ड ट्विस्ट की बात करें तो 12 से 15 होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो आपका 16 क्वेश्चन है आपका गेस्टेशनल जो आपका डायबिटीज है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज है, बी है प्रियाबैटिक जो स्टेज है ये, सी है गर्भावस्था के बाद होने वाली डायबिटीज है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जो कि आपके गेस्टेशनल जो आपकी डायबिटीज है उसके बारे में बता रहा है। तो देखो ये जो आपकी डायबिटीज है वो गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज है, और ये जो डायबिटीज होती है ये ऑटोमेटिक ही मतलब खत्म हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। तो ये एक तरीके से अस्थायी शुगर बीमारी है जो डिलीवरी के बाद कई बार खुद ब खुद क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक परिष्करण नहीं है। तो कौन सा यांत्रिक परिष्करण नहीं है, आपके ऑप्शन है कैलेंडरिंग, बी है सिंक्रोनाइजिंग, सी है मोयरिंग और डी है क्रीज रजिस्ट्रेट फिनिश। कौन सा यांत्रिक परिष्करण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
वैसे स्टूडेंट मैं बहुत बार बार बोलती नहीं हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपकी क्लास के बीच में मैं आपको बोल के डिस्टर्ब करूँ। आप मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, बट कई बार बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन भी मिलती है और ये भी मुझे पता चलता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, बच्चे पार्टिसिपेट अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जो क्वेश्चन आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर, आपको जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें अगर 4-5 क्वेश्चन के भी आंसर अगर आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगेगा कि आपका पार्टिसिपेशन बेहतर तरीके से हो रहा है, ताकि मुझे भी और करने का मन करता है फिर। और यहाँ पे कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2 क्लासेस लेकर आऊं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो जितना ज्यादा अगर हम कर सके उतना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो उसका करेक्ट आंसर है आपका सिंक्रोनाइजिंग। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो मैकेनिकल जो फिनिश है वो मशीन से किया गया सुधार, ठीक है, जैसा आपका कैलेंडरिंग, मोयरिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा था आपका, सिंक्रोनाइजिंग था। बाकी देखते हैं, बाकी जो आपका दिया हुआ है क्रीज रेजिस्टेंस आपका है, ये आपका केमिकल जो आपका फिनिश है, इससे नॉट मैकेनिकल एक तरीके से इसको माना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बस इतना याद रखना कि जो आपका मैकेनिकल जो आपका फिनिश है वो मशीन से किया गया सुधार है, जैसे आपका कैलेंडरिंग हो गया और आपका मोयरिंग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसकी डेट 28 दिसंबर 1980, 28 कह रही हूँ, 24 माफ कीजिएगा, 24 दिसंबर 1982, 24 दिसंबर आपका 1986 और 24 दिसंबर 2000। बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित करने की डेट है वो है आपका 24 दिसंबर 1986 सी। तो ये जो कानून है 1986 में बना ताकि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। और हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है नेशनल कंज्यूमर डे कब होता है, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिलाई की धागे में कौन सा गुण होना चाहिए? जो सिलाई के धागे हैं उनमें कौन से गुण होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं इलास्टिक रिकवरी, बी है उच्च घर्षण प्रतिरोध, सी है विस्तारणीयता और डी है आपका अच्छा रूप। ठीक है। तो यहाँ पे सिलाई के धागे में कौन सा गुण होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी उच्च घर्षण प्रतिरोध। चलेगा। तो सिलाई का धागा मशीन से बार बार गुजरता है, इसलिए उसमें घर्षण सहने की क्षमता भी होनी चाहिए और ताकत और चिकनाई दोनों होनी चाहिए, ये भी याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का नाल लेकर पैटर्न विकसित करने की विधि है। व्हाट? नाप होगा स्टूडेंट। ठीक, शरीर का नाप लेकर पैटर्न विकसित करने की विधि है, नाप कर लीजिएगा। ठीक है। द मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट इज, इंग्लिश में सही दिया है, हिंदी में ही गलत हुआ है। आपके ऑप्शन है ड्रेपिंग, बी है ड्राफ्टिंग, सी है कपड़े का निर्माण और डी है आपका उपरोक्त सभी। आजकल ABCD में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो शरीर का नाप लेकर पैटर्न विकसित करने की विधि आपसे पूछी गई है। ठीक है। और बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नाप है। यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ड्राफ्टिंग। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो शरीर के माप से सीधे पैटर्न बनाना पेपर पर, ठीक है, वो है आपका ड्राफ्टिंग। ड्रेपिंग क्या है, कपड़े को शरीर पर डालकर आकार देना, इसलिए सही तरीका है आपका क्या, ड्राफ्टिंग, याद रखेंगे।
सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा और लगातार हम ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे और इसमें अभी और पार्ट आएंगे जिससे आपका जो LT ग्रेड 2018 का पेपर है वो खत्म होगा। उसके बाद हम नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर और DT+B जैसे एग्जामों के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैंने स्पेशली इसलिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम TGT PGT आपने मेंशन क्यों नहीं किया है। TGT PGT के जिस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनको तो मैं अलग से ही करवाऊंगी। बात ये है कि आपके UGC नेट और LT जैसे एग्जामों में जिस तरीके के प्रश्न आपके लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको हर एक उसमें एग्जाम में मदद करेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि अगर आप नेट के क्वेश्चन करें तो आपको LT में मदद मिले, असिस्टेंट प्रोफेसर का करेंगे तो भी आपको LT और नेट में मदद मिलेगी और DT+B में भी मदद मिलेगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता को, और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा से कमेंट देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।